वेलकम टू सरस्वती क्लासेस फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज हम किस टॉपिक में कवर क्या करने वाले हैं। हम जानेंगे आज कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा थी उससे रिलेटेड किस तरह के आंदोलन हुए हमारे देश में, जिससे हमारी जो शिक्षा थी वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची और उसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया। और इस राष्ट्रीय शिक्षा के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उसके बारे में भी आज हम स्टडी करेंगे। चलिए पहले हम इसके कुछ बैकग्राउंड में जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय जो शिक्षा है वो उसका उदय कैसे हुआ। सबसे पहले कौन-कौन से आंदोलनों ने उसे सहयोग दिया। तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि हमारे देश में किस तरह के आंदोलन हुए। तो हम सबको पता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो अंग्रेजों ने इस तरह का दबाव बना दिया था हमारे भारत के ऊपर कि यहाँ के राजे रजवाड़े ये सब बड़े प्रेशर में आ गए थे। तो इसकी वजह से इनका क्या हुआ, ब्रिटिश के साथ आंदोलन शुरू हो गया और सशस्त्र विद्रोह होता रहा कहीं न कहीं, और ये बहुत ही बड़े लेवल का विद्रोह था। जैसे ही ये विद्रोह समाप्त होता है तो काफ़ी कुछ यहाँ पर समझौते हुए, लेकिन समझौतों में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ और ब्रिटिश जो लोग थे वो लोग दबाव बनाते रहे भारतीयों पर और शासन करने की पूरा प्रयास करते रहे। जिससे क्या होता था कि जो भारतीय लोग थे उनके मन में ब्रिटिशर्स के प्रति बहुत ही विद्रोह आ गया था। फिर हमारे 1885 में ए.ओ. ह्यूम आए। इन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की। इसकी स्थापना का बेसिक पर्पज़ ये था कि अंग्रेज़ों के बीच में और भारतीयों के बीच में किसी तरह का सामंजस्य स्थापित कर सके, सद्भाव की भावना उत्पन्न कर सके। इसी पर्पज़ से इसकी स्थापना इन्होंने की थी। फिर हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का आखिर जन्म कहाँ से होता है। इन सब के बावजूद, इतना सामंजस्य स्थापित करने के बावजूद भी 1905 में जब कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, तो ये जो हमारा आंदोलन है ये उग्र होता चला गया। हमारे राष्ट्र में कहीं न कहीं एक विद्रोह की भावना बहुत ही उग्र हो गई और यहीं से जन्म हो जाता है राष्ट्रीय चेतना का। तो इसके बाद जो इसके मेन कारण थे कि भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ क्यों? इसका पहला कारण हम यही मानते हैं कि जो रूढ़िवादी परंपराएँ थीं, जो सामाजिक कुप्रथाएँ थीं, इनसे मुक्ति पाना था, इसलिए भी इस आंदोलन का जन्म हुआ। और दूसरा था हमारा अ, अंग्रेज़ों की दासता से मुक्ति, मतलब हम जो थे, अंग्रेज़ हमें दास बना के रखना चाहते थे, तो हमें उससे मुक्ति चाहिए थी। कई तरह के रूल्स रेगुलेशन के फ़ॉलो कर रहे थे हम, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ हमारी संस्कृति को लेकर के कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया। तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए हम लोगों ने एक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ यहाँ पर और हम लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है? अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, बेसिकली हम जानेंगे कि इसकी क्या प्रकृति रही हुई है और ये क्या चीज़ थी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले जो शिक्षा से रिलेटेड आंदोलन राष्ट्र लेवल पर स्टार्ट हुआ वो हुआ प्राच्य-पाश्चात्य विवाद से। ये विवाद कहाँ खड़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था जब आपका 1813 का चार्टर एक्ट आया था। वहाँ पर 1 लाख रुपए की धनराशि जो साहित्य पर खर्च करने के लिए दी गई थी और भारतीय विद्वानों पर, उसको ही लेकर के विवाद था कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो इस बात को लेकर के वहाँ पर 2 ग्रुप बँट गए थे। एक तो ऐसा ग्रुप था जो पक्षधर था कि भारतीय भाषा और साहित्य को ही प्रायोरिटी दी जाए, उसी में भारतीयों को शिक्षा दिया जाए, और दूसरा वर्ग जो था वो ये चाहता था कि भारतीय भाषा और साहित्य की एजुकेशन दी जाए, ठीक है, लेकिन चूँकि ज्ञान विज्ञान को भी अगर प्रोत्साहित करना है, नॉलेज लेना है, तो हमें यूरोपीय ज्ञान को भी इंक्लूड करना होगा। उसका भी तो इस तरह के 2 वर्ग बँटे हुए थे। एक तो जो यूरोपीय ज्ञान को भी इंक्लूड कराना चाहता था अपनी एजुकेशन में, और दूसरा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय संस्कृति के पक्ष में था। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद कुछ नेता जो है, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन में। इन्होंने शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हम उन कुछ लोगों को यहाँ पर जानेंगे। सबसे बड़ा योगदान तो था राजा राममोहन राय का। इनकी इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो थे वो बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान थे। इनको इन तीनों भाषाओं पर बहुत ही ज़्यादा कमांड था। तो इसकी इसी वजह से, और ये क्या थे कि भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक थे। ये कहते थे ठीक है, हमें भारतीय संस्कृति की तो
अवहेलना नहीं करनी चाहिए, हम हमारी संस्कृति हमें इसे बचा के रखना चाहिए, भारतीय भाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए, ये सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन यूरोपीय ज्ञान विज्ञान चूँकि बहुत ही विस्तृत है और इससे रूढ़िवादियाँ भी खत्म होंगी, हमारे अंदर जो हमारी गलत विचारधाराएँ हैं उसका भी समापन होगा और हम प्रगति की ओर बढ़ेंगे, तो इसलिए हमें यूरोपीय ज्ञान को भी अपनी शिक्षा में शामिल करना चाहिए। तो ये पाश्चात्य संस्कृति को भी अपनाने में बहुत ही उसकी प्रशंसा करते थे कि उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जिसे हमें लेना चाहिए। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था हिंदू कॉलेज और इसकी स्थापना हुई थी 1817 में। तो इस पे क्वेश्चन आता है कभी-कभी कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, इसका आंसर करिएगा और किस सन में? तो 1817 में। आप चाहे तो छोटे-छोटे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। फिर हम आएगा कि कलकत्ता विद्यालय की स्थापना, ये किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। किस सन में की थी? 1819 में। चलिए कुछ और नेताओं के बारे में भी हम जान लेते हैं कि उनका क्या योगदान रहा है। इस तरह के राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुए शिक्षा को लेकर के, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती भी बहुत बड़े समर्थक थे इसके। इन्होंने ये जो है इन्होंने प्राच्यवादी लोगों का समर्थन किया, जो मैंने बताया था 1813 में जो 2 वर्ग बँटे थे उसमें एक प्राच्यवादी था और एक पाश्चात्यवादी था। तो इन्होंने प्राच्यवादियों का समर्थन किया। ये कहते थे हमें अपनी भारतीय भाषा जो है, जो भी हमारे यहाँ भाषा चल रही है हमें उसी में शिक्षा लेनी चाहिए, हमें उसी का समर्थन करना चाहिए, इससे हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं होने देना है, उसको सपोर्ट करना है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे थोड़ा-सा गलत लिख गया है, रवींद्रनाथ टैगोर होगा, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। तो रवींद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में हर कोई जानता है। इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे यहाँ के साहित्य में और इन्होंने एक रचना लिखी थी शिक्षार हेर-फेर। शिक्षार हेर-फेर बेसिकली ये जो रचना थी, ये उस समय के जो शिक्षा में दोष बताए गए थे, उस पे इन्होंने लिखी थी और इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था कि लोगों ने उस दोष को पहचाना और उसे दूर करने के लिए आंदोलन किया, कोशिश की। फिर एक सेकंड इन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम की भी स्थापना की। जब इन्होंने इसको शुरू किया था इस आश्रम को, तो इसमें बेसिकली 4 स्टूडेंट थे और 1 ही टीचर था। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसको आज हम लोग जो शांति निकेतन के नाम से जो जानते हैं, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले। आज ये कन्वर्ट हो चुका है विश्व भारती विश्वविद्यालय में। ठीक है? फिर हमारा है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी लोग जानते हैं। इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और हमारे देश को एक बहुत ही ऊँचाई पर ले गए ये। जैसे कि पहले के ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि हमारे साहित्यों में कोई बात नहीं है, जिसकी वजह से इसको प्रोत्साहित किया जाए। तो ये वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपने वेदों, पुराणों इन सब के बारे में बताया और लोगों को अवगत कराया कि हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें हैं, जो शायद ब्रिटिश साहित्य में भी नहीं है। और लोगों ने इनका लोहा माना वहाँ पर। तो ये जो धर्म सम्मेलन हुआ था, सब जानते हैं कहाँ पे हुआ था ये? शिकागो में हुआ था और कब, किस सन में हुआ था? 1893 में। इससे भी क्वेश्चन कभी-कभी आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में सम्मेलन अटेंड किया था, वो किस ईयर में? ये तो 1893 में। इनकी एक और बात थी, स्वामी विवेकानंद जो थे ये सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षाओं को मानते थे। इनको ये तो पता था कि हमें हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं होने देना, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को बचा के रखना है। लेकिन बहुत ही जल्दी इन्होंने जब सारे ज्ञान विज्ञान की चीज़ें पढ़ी, तो इनको ये लग गया कि अगर हमारे यहाँ विज्ञान का विस्तार नहीं होगा, तो हमारी जो शिक्षा है कहीं न कहीं अधूरी रह जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि विज्ञान की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि इसका विज्ञान जो है, इस पर बहुत ज़्यादा यूरोपियों ने काम किया था, यूरोपियंस ने काम किया था और वो सारे जितनी भी बुक्स लिखी गई थी, वो इंग्लिश में लिखी गई थी। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर हमें पढ़ना है इंग्लिश में तो कोई बुराई नहीं है। हमें ज्ञान लेने से मतलब है, तो हमें विज्ञान को भी शामिल करना चाहिए और अंग्रेज़ी माध्यम में भी स्टडी करना चाहिए। ठीक है? इनका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने। ये जन सामान्य की शिक्षा के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी और जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इस पे क्वेश्चन हमेशा बनता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये हमारा हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन में कौन-कौन किसने-किसने बहुत पार्टिसिपेट किया था, किसने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, ऊँचाइयों तक पहुँचाया। तो इसमें इन लोगों का रोल बहुत ही ज़्यादा था। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि राष्ट्रीय शिक्षा जो है उसका आधारभूत सिद्धांत क्या है? इस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी सेमेस्टर में आते हैं। तो इसको हम चलिए पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि शिक्षा जो है वो भारतीयों के नियंत्रण में ही होनी चाहिए।
यानी जो भी हमारी शिक्षाएं हैं उस पर पूरी पूरी तरह से भारतीयों का कमांड होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट की संरचना हो, उस वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वहाँ का मैनेजमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ भारतीयों को ही मतलब इसको करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श। चूंकि भारतीयों की शिक्षा की बात हो रही थी तो ऑब्वियसली यहाँ के उद्देश्य कुछ अलग होंगे। तो भारतीयों की अगर उद्देश्य निर्धारित करना है तो भारतीय संस्कृति पर आधारित होने चाहिए, ना कि ब्रिटिश संस्कृति पर। ये भी एक सिद्धांत था। फिर क्या था कि मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना। तो ये कहा गया कि जो भी राष्ट्रीय शिक्षा हम दे रहे हैं वो उसमें ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि हमारी मातृभूमि के प्रति प्रेम क्या है, उसके प्रति समर्पण हमें कैसे रखना है, और इस तरह से क्या होगा कि हम ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। अच्छा, इसके लिए क्या जरूरत थी कि इसके लिए जरूरी थी कि हम जो भी शिक्षा दे रहे हैं उसकी भाषा क्या हो, स्वदेशी हो, और स्वदेशी साहित्य को ही अपनाया जाए। फिर हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी के वर्चस्व की समाप्ति। अंग्रेजी की वर्चस्व की समाप्ति का मतलब ये था कि हमारी संस्कृति को की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी था कि माध्यम को अंग्रेजी ना रख करके हिंदी भाषा रखा जाए। गांधी जी ने जो है वो उन्होंने भी ये माना है, अपने यंग इंडिया में भी लिखा था कि जो हमारे बालक ये सोचते हैं कि बिना अंग्रेजी के अध्ययन के सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो सकती है, और बालिकाएं ये जो सोचती हैं कि अंग्रेजी का अध्ययन विवाह करने के लिए एक प्रमाण पत्र है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा, समाज में अंग्रेजी का घुन लग रहा है। तो वो इस चीज़ के बहुत ही कट्टर मतलब वो थे कि अपोज़ करते थे कि नहीं, अंग्रेजी से ही आपका अस्तित्व नहीं है। आप अपनी हिंदी भाषा को में ही बहुत सारा ज्ञान, विज्ञान सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो माध्यम कुछ भी हो जाए लेकिन हिंदी को प्रमोट करिए, ना कि इंग्लिश को। ठीक है? फिर कुछ और पॉइंट्स हैं जो इसके आधारभूत सिद्धांत हैं। उसमें एक ये है कि व्यावसायिक विषयों का समावेश। ये तो सभी को पता था कि अगर हमें जीविकोपार्जन करना है तो हर कोई तो किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, ना तब मिल सकती थी और ना अब मिल सकती है। तो हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए उसमें वो एजुकेशन स्किल्ड होनी चाहिए, मतलब हमारा स्किल डेवलप कराना चाहिए। जो चीज़ें हमें आती हैं या जो हमारे अंदर योग्यता है, हमें उसके बारे में हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन में। ठीक है? तो व्यावसायिक विषयों पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया गया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट था ताकि सभी के घर में अच्छी तरह से खाना-वाना और मतलब उसकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो सकें। फिर नेक्स्ट हमारा है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। उस समय के जितने भी नेता थे, जो भारतीय नेता थे बेसिकली उनको ये मानना था कि अगर अंग्रेजी है माध्यम, अगर हम माध्यम को अंग्रेजी रखेंगे तो हमारी संस्कृति का विनाश होगा और कभी भी हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो चाहते थे कि अंग्रेजी को कभी भी शिक्षा का माध्यम ना बनाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट था पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर बल। ये बात धीरे-धीरे कहीं न कहीं सबको समझ में आ गई थी कि ज्ञान विज्ञान का जो है ये शिक्षा होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग इसकी शिक्षा ना लेकर के कहीं न कहीं यूरोपियों से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। लाला लाजपत राय भी कहते थे कि मेरे विचार से भारत में यूरोपीय भाषाओं, साहित्यों और विज्ञानों के अध्ययन को प्रोत्साहित न करने का प्रयास मूर्खता और पागलपन है। ये उनका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था, और ये बात कहीं न कहीं सही भी थी। अगर आप ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं, तो अगर इसकी शिक्षा आपके पास नहीं है, तो आप प्रगति नहीं कर सकते। आज के समय में भी रिसर्च पर या फिर इस तरह के साइंस टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है। इसके पीछे यही इम्पोर्टेंस है कि जिन जिन देशों के पास विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया है, वो देश बहुत आगे हैं। आज भी हम कहीं न कहीं थोड़ा पीछे हैं, तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट था राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण या फिर विकास, ठीक है? तो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण क्या है? उस समय क्या था, राष्ट्रीयता की भावना बहुत कम थी ब्रिटिश काल में। लोग आपस में नहीं बल्कि स्वार्थ, उनका अपना स्वार्थ होता था कि मुझे ये चीज़ें करनी है तो अपने लिए करनी है। तो उसमें ये होता था कि नहीं, एजुकेशन को ऐसा बनाया जाए कि लोग राष्ट्र के बारे में सोचें, राष्ट्रीय चरित्र का उनके अंदर निर्माण हो। वो ये सोच सके हमारे राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, राष्ट्र के लिए क्या खराब है, और उसके पर्पज़ से ही हमारी ये एजुकेशन में चीज़ें करिकुलम ऐड किया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए।
फिर नेक्स्ट था भारतीय भाषा पर बल। लोगों का ये मानना था उस समय कि हमारी जो भारतीय भाषा है इसी से हमें उन्नति मिलेगी और उन्नति ही नहीं बल्कि शिक्षा जो है वो पूरे समाज में दी जा सकेगी। तो भारतीय भाषा पर भी बल देने की बात की गई। ये सारे पॉइंट्स जो है इसको आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, इतना ही आज के लिए। और हो सके तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और आप लोगों का बिल्कुल भी कमेंट वगैरह नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन के लिए आप लोग एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ लाइक करिए। ओके, थैंक यू।